इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार। इवन टीवी के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। पुरानी कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर स्वस्थ हो, इसके लिए बहुत सारे उपाय लोग करते हैं। हमने हेलो डॉक्टर में कभी कैंसर पर बात की, कभी लिवर की बीमारियों पर, किडनी की बीमारी पर, हार्ट की बीमारी पर, मस्तिष्क के रोगों पर, ऑपरेशन पर, सर्जरी पर, डेंगू पर, मलेरिया पर, पता नहीं किस किस विषय पर बात की। लेकिन शरीर का एक विषय ऐसा है जो कोई बीमारी हो तो भी और ना हो तो भी बिना दवाई होने वाला इलाज, वो है फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी को बहुत पहले कोई थेरेपी नहीं माना जाता था, कोई ऐसी बड़ी ज़रूरत नहीं माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रासंगिकता भी बढ़ी, ज़रूरत भी बढ़ी और लोग इसका महत्व समझने लगे। आज हमारे साथ हैं महात्मा गांधी फिजियोथेरेपी कॉलेज के डीन और प्रिंसिपल डॉक्टर मधुसूदन तिवारी, जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ संबंधित कॉलेज है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है इवन टीवी के स्टूडियो में। धन्यवाद सर। जी डॉक्टर साहब, ये जिस चीज़ को लोग गैर जरूरी सी समझते थे 10-15 साल पहले, तो मेरे ख्याल से कोई एक विधा ही नहीं मानते थे अलग से, धीरे धीरे, और मानते थे तो ये स्पोर्ट्स वालों के लिए जरूरी फिजियोथेरेपी, धीरे धीरे अब वो लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है। तो क्या वजह है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हो गई जिनकी वजह से ये फिजियोथेरेपी ज़्यादा प्रासंगिक और ज़रूरी होती जा रही है? सर, फिजियोथेरेपी आज के ज़माने में इसकी ज़रूरत इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अपनी जीवन शैली जो है पहले से अब काफ़ी बदलाव आया है जीवन शैली में। मतलब हर आदमी की जीवन में भाग दौड़ वाली रूटीन है और अपनी जो है खाने पीने का टाइमिंग फिक्स नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम कुछ फिक्स नहीं है, रूटीन फिक्स नहीं है। उसके चलते इसको बोलते हैं जीवन शैली से रिलेटेड प्रॉब्लम, लाइक लाइफ स्टाइल डिजीज जी। और इसमें ओबेसिटी, जिसको मोटापा बोलते हैं, मोटापा, मधुमेह, डायबिटीज़ है। और इसके साथ ही साथ पोस्चरल प्रॉब्लम, जैसे लोग कॉल सेंटर में या एमएनसीज में काम करते हैं लंबे समय तक, गर्दन यूँ हो जाती है। यस सर, 10-10 घंटे तक लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं और एक ही पोजीशन में काम करते हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि नेक मसल्स में कॉन्स्टेंटली नेक मसल्स वर्क करती है तो उसमें स्ट्रेन आता है, और साथ ही साथ बैक मसल्स पे भी आता है, बिकॉज नेक मसल्स और बैक मसल्स को कंट्रोल करने के लिए एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं जो वर्क करते हैं, और इन मसल्स में फटीग इफेक्ट होती है, थकान होता है, और उसके चलते पेन क्रिएट होता है। और अल्टीमेटली जो है इसके वजह से इस कारण से जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है और इसलिए फिजियोथेरेपी का महत्व बढ़ गया, क्योंकि फिजियोथेरेपी में हम लोग जो भी ट्रीटमेंट देते हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें बहुत सारे मॉडर्न मोडेलिटीज़ मशीनें हैं, जैसे इंटरफ्रेंशियल थेरेपी है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, लेजर थेरेपी है, IR थेरेपी है। तो इस तरह से, और उसके साथ ही साथ शॉक वेव थेरेपी है। तो और उसके इन सारे जो इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीनें हैं उससे हम सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। बेसिकली पेशेंट को पेन है, स्पाज्म है कहीं, तो वो दर्द ठीक हो जाता है, मसल्स में टाइटनेस है वो ठीक हो जाती है। साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइजेस कराते हैं, और एक्सरसाइजेस में बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है, मसल को रिलैक्स करने की एक्सरसाइजेज होती है। तो इन सब से एक्सरसाइजेज का इफेक्ट जो लॉन्ग टर्म होता है, और इससे क्या होता है कि मसल्स की टोन इंप्रूव होती है, और मसल की टोन इंप्रूव हो गई, मसल्स में स्ट्रेंथनिंग हो गई, मसल्स का इंडोरेंस बढ़ गया, तो फिर हमारे पोस्चर्स को, जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, वो प्रॉपरली पोस्चर को कंट्रोल कर पाते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत अल्ट्रा पोजीशन में हम बैठ गए तो वो मसल्स उन सारे पोजीशंस को कंफर्टेबली स्टेबल कर देते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति के लाइफ में फिजियोथेरेपी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। और बेसिकली एक्सरसाइजेस, मेरा कहने का मतलब है फिजियोथेरेपी का कंटेक्ट एक्सरसाइजेस से है। आप और हर व्यक्ति के लिए एक्सरसाइजेस की एक ऐसे प्रेस्क्रिप्शन, यस एक्सरसाइज, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइजेस, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइजेस,
एंड टाइम मतलब मीन्स टाइम एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइजेज डिपेंड करती है। स्टाइल भी सर। यस सर, उसके वर्क कितना है, और दूसरी बात है कि उसकी टॉलरेंस कितनी है, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है। तो वो उस पे ऐसा नहीं हो कि उस पे भारी पड़ जाए। यस सर, तो उसके इसीलिए क्या किया जाता है कि पल्स वगैरह हम लोग चेक करते हैं, और उसके बाद से एक बोलते हैं HR मैक्स, मतलब कितना मैक्सिमम हार्ट रेट जो है होना चाहिए एक व्यक्ति का एक्सरसाइज करने के बाद जो होता है, जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस, और उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेज ज़्यादा नहीं, अगर हाफ एन आवर करें एक्सरसाइजेज और अल्टरनेटिव बेसिस पर भी करें तो ये सफिशियंट है। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जिसका वर्क में जैसे बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, ऐसे लोगों के लिए 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर एक्सरसाइज अल्टरनेट अगर करें तो सफिशियंट है। और कई एक्सरसाइज में डॉक्टर साहब वो हार्ट की बीट्स को मापने का भी वो लगा के रखते हैं। यस सर, उससे ज़्यादा हो जाए तो तुरंत एक्सरसाइज बंद करा यस देते हैं। यस यस सर जी हाँ, TMT टेस्ट वगैरह बोलते हैं, जिसमें ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल पर वॉकिंग की जाती हाँ है, जी। और उसमें वो ग्राफ आता है, जी। और उससे देखा जाता है कि मतलब इस पे हाँ, वो तो हार्ट पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा वो तो है। एक टेस्ट है, लेकिन टेस्ट के अलावा भी जो जहाँ पर जिम होते हैं, जिम में भी यस सर, यस सर, जब ऐसे ट्रेडमिल होती है तो ट्रेडमिल पे वो हार्ट को भी यस मापने सर, का रखते हैं। पल्स रेट Pulse देखा rate, जाता है, हाँ, पल्स pulse रेट rate, दिखाते हैं कि अब अब्रॉप्टली पल्स रेट बढ़ तो नहीं गया है। हाँ, हाँ। अच्छा, एक्सरसाइज करने का बढ़ता तो है, लेकिन बढ़ने के बाद भी फिर मतलब एक घटने का उसका एक ट्रेंड होता है। ऐसा नहीं कि किसी का पल्स रेट बढ़ गया तो बहुत देर बाद घटा, ग्रेजुअली उसको घटना चाहिए एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, तब एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब की जाती है। बट एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए वॉकिंग इज सफिशिएंट एक्सरसाइज, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, हम लोग घर पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और होल बॉडी एक्टिव मूवमेंट एक्सरसाइजेस, जैसे कंधे के एक्सरसाइजेस है तो इसका एक पैटर्न है, आगे इसको बोलते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन, आगे पीछे ले जाना, साइड से ले जाना, ऊपर नीचे, प्लस इसको रोटेट करना ऐसे। तो इस तरह हर जॉइंट का एक पैटर्न ऑफ मूवमेंट है। अगर हम लोग होल बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उसके मूवमेंट पैटर्न को समझ लें, और जी इसमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा करने में, अगर हम सभी करें तो हमें पोस्चरल प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस हमारा कार्डियक और जो लंग्स का जो है वो इंड्योरेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। इसलिए फिजियोथेरेपी का रोल आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर साहब, जैसे 2-3 मेरे जहन में समस्याएं हैं। जी। एक तो फ्रोजन शोल्डर। यस सर, यस। फ्रोजन शोल्डर अक्सर, जिसको आप ही एड्रेस कर सकते हो उस बीमारी को। फ्रोजन शोल्डर बेसिकली फ्रोजन नाम इसलिए दिया गया है कि जॉइंट स्टिफ हो जाती है, जकड़ जाती है, जिसको हम भाषा में हिंदी में बोलते हैं जकड़ना। जॉइंट में जब जकड़न आ जाती है तो जॉइंट शोल्डर का एक नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न होता है, उसको आगे जाना है, पीछे जाना है, और फिर साइड से भी एलिवेट होना है, और इसको हेड के लेवल तक जाना है। तो ये सारे मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, प्लस पेनफुल हो जाते हैं। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी कराया जाता है। फिजियोथेरेपी में उसमें भी क्या है, ग्रेडेड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज है। पहले चूँकि फ्रोजन शोल्डर में ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होता है, यहाँ पे एक लंबी सी हड्डी होती है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं, और उसका हेड जो है बॉल के शेप में होता है, और उसी बॉल से मूव करता है। यस सर, वो जो है क्लेविकल के ग्लिनोइड कैविटी के साथ अटैच्ड होता है, और उसी में मूवमेंट, उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसमें जो है मल्टीपल डिग्री ऑफ मूवमेंट्स है, ये सारे मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए जैसे क्या होता है कि कोई अगर हम लोग नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, नहाने में मग से उठाकर पानी से नहाया, या फिर बटन लगाना हुआ, शैम्पू करना हुआ, कंघी करना हुआ, तो इन सारे एक्टिविटीज़ में पेन होते हैं जी। तो इसके लिए पहले हम एक्सरसाइजेस नॉर्मल एक्सरसाइज सिखाते हैं, जिसमें एक रिलैक्स पैसिव मूवमेंट के थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं एक्सरसाइजेस। उसके कराने के बाद फिर हम लोग कैप्सुलर पैटर्न, कैप्सूल का स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके साथ साथ ग्लाइडिंग मूवमेंट देते हैं। ग्लाइडिंग में क्या होता है कि जॉइंट के अंदर हम लोग मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो बॉल है वो सॉकेट के साथ उसकी मूवमेंट होती है। तो उससे क्या होता है, जो एडहेशन, जो जकड़न अंदर बना हुआ है वो ब्रेक होता है ग्रेजुअली, प्लस जो कैप्सुलर की जो टाइटनेस है वो भी रिलीज होती है, और सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर जो है वो रिलीज होते हैं जिसकी टाइटनेस है, प्लस उसके साथ ही साथ मसल के स्ट्रेंथनिंग हम कराते हैं। जी, वो मसल्स ही उसको, हड्डी को कैरी करती है। यस एग्जैक्टली सर, जैसे मसल्स कंट्रैक्ट होती है, लिम्ब का मूवमेंट होता है, और जो कि लिम्ब में हड्डी ही है मेन पार्ट, तो मूवमेंट वो होता है। तो अगर जॉइंट में रेस्ट्रिक्शन है तो मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए फिजियोथेरेपी का फ्रोजन शोल्डर में बहुत ही बड़ा रोल है। बड़ा रोल है, बिल्कुल। यस सर,
और इसमें ड्रग थेरेपी दी जाती है जिसमें इन्फ्लामेशन और पेन कम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिजियोथेरेपी रोल आ जाता है क्योंकि इलाज तो फिजियोथेरेपी से ही Exactly, है, sir. दवाई से नहीं है। चूंकि ऐसा माना जाता है जैसे ये वाला मोमेंट है, एबडक्शन इसको बोलते हैं, ये 180 डिग्री है। हाँ जी। तो जिसको फ्रोजन शोल्डर हो जाती है उसका मोमेंट 90 या फिर 100 तक ही जाता है, पूरा जा नहीं पाता है। बहुत दर्द होता है। यस, जी जी। तो ग्रेजुअली हम लोग जैसे 2-3 दिन पे 5 डिग्री बढ़ाते हैं, ऐसे ग्रेजुअली रेंज धीरे बढ़ाते करके जाते हैं ताकि पेशेंट को पेन भी ना हो और वो मूवमेंट भी करना शुरू करे। जी जी। अब एक बात करते हैं कि एक टेनिस एल्बो भी एक बीमारी होती है, यस सर। जो बोलने में लगता है टेनिस खेलने वालों को ज़्यादा होती होगी, लेकिन वो तो बहुत लोगों को होती है जो टेनिस नहीं खेलते कभी ज़िंदगी में। वो क्या उसको भी एड्रेस करती है फिजियोथेरेपी? यस सर। चलिए, टेनिस एल्बो क्या होता है, अपने कोहनी के बाहरी भाग पे यहाँ पे पेन होता है, इसको बोलते हैं लेटरल इपिकोंडाइलिटिस बोलते हैं। तो वो केवल टेनिस खेलने वाले लोगों को ही नहीं होता है, बैडमिंटन खेलने वालों को भी हो जाता है, या जो महिलाएं घर में काम करती हैं, कपड़े निचोड़ने वाली एक्टिविटी है, खाना बनाने वाली एक्टिविटी को भी स्क्रीनिंग करनी है। टीचर्स लोग जैसे ब्लैक बोर्ड पे टीचिंग कर रहे हैं, डस्टर से आपने जो भी लिखा उसको मिटाया फिर लिखा, तो इन सारी एक्टिविटीज़ में जिसमें रिस्ट का रोल है और सडनली मोमेंट कुछ करना है, तो ऐसे एक्टिविटी में से के चलते एक मसल्स होती है जिसको बोलते हैं ECRB, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल्स होती है, जो मसल्स जिसकी ओरिजिन एल्बो के बाहरी पार्ट एरिया में होती है और वो रिस्क को कंट्रोल करती है, रिस्क एक्सटेंशन में बेसिकली उसका पार्टिसिपेशन भाग लेती है। तो ये जो रिस्क को कंट्रोल वाली मसल्स है, एक्सटेंसर वाली मसल्स, उस मसल्स के ओरिजिन वाले पार्ट पे स्ट्रेन आ जाता है और उस स्ट्रेन के चलते जो है वहाँ पे माइक्रो टीयर होता है और माइक्रो टीयर के बाद में इन्फ्लामेशन होता है और रिपीटेडली माइक्रो इंजरी होते रहती है, हीलिंग भी होते रहती है और अल्टीमेटली वहाँ पे पेन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं टेनिस एल्बो। जी, उसको कैसे ठीक करते हैं? फिजियोथेरेपी में टेनिस एल्बो का बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है। जी। इसमें जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है उसको सबसे पहले ये बोलते हैं आप एक्सरसाइजेस सिखाते हैं हम, और एक्सरसाइजेस से पहले उसमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी देते हैं हम लोग। अल्ट्रासोनिक थेरेपी बेसिकली जो एक्यूट केस होता है इसको 3 फेजेज में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक फेज। एक्यूट केस क्या होता है, जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसके 1 वीक या 10 डेज़ के अराउंड टाइम को हम एक्यूट केस बोलते हैं। उसके बाद से जो 2 से 3 और 4 वीक्स तक होता है सब एक्यूट केस होता है। उसके बाद वाले फेज़ को हम क्रोनिक केस बोलते हैं। तो एक्यूट केस में क्या होता है, हम पल्स अल्ट्रासोनिक थेरेपी स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रासोनिक थेरेपी जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें पल्स और कंटिन्यूस मोड होता है। पल्स मोड विथ मिनिमम इंटेंसिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट देना, और ये ट्रीटमेंट 5 से 8-10 मिनट का होता है। और इसमें NSAID जेल के साथ भी हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एनाल्जेसिक जेल जिसको बोलते हैं। वो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक मशीन के साथ उसको लगाया जाता है, तो वो मशीन जो है उस टिश्यू के डीपर एरिया तक उस अल्ट्रासोनिक जो जेल होता है NSAID जेल वो पेनिट्रेट करता है अंदर यस, तक। उसको अंदर तक वो अवेलेबल कराता है डीपर टिश्यू तक, और उससे जो है बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, पेशेंट का पेन कम हो जाता है, इन्फ्लामेशन भी कम हो जाती है। और उसके साथ साथ फिर हम लोग क्रायोथेरेपी देते हैं। क्रायोथेरेपी में होता है मतलब आइस थेरेपी। बेसिकली कोई भी हम लोग एक्सरसाइज जब पेशेंट को रिकमेंड करते हैं तो एक्सरसाइज से पहले इसको हीट थेरेपी के लिए बोला जाता है। हीट थेरेपी में हॉट वाटर बैग होता है, उससे पहले 15-20 मिनट उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद से एक्सरसाइज कराया जाता है, एक्सरसाइज के बाद क्रायोथेरेपी देते हैं। तो बेसिकली प्री एक्सरसाइज से पहले हीट थेरेपी और एक्सरसाइज के बाद क्रायोथेरेपी देते हैं। और उसके बाद से इसमें टेनिस एल्बो बैंड भी आता है, उसको हम लोग अप्लाई कराते हैं टेम्परली फॉर फ्यू वीक्स, ताकि हम कुछ भी एक्टिविटीज़ करें तो वो स्ट्रेन ना आए, मसल्स में तनाव खिंचाव ना आए, ताकि वहाँ पे हीलिंग हो जाए। बेसिकली पर्पस से होता है टू प्रमोट द हीलिंग। डॉक्टर साहब, घुटने बहुत बड़ी समस्या है लोगों की, और ये आसान सी समझ लेते हैं लोग, बात घुटने बदलवा लिए, घुटने बदलवा लिए, लेकिन इनिशियल स्टेज पे मैं नहीं समझता कि घुटने बदलवाने की जरूरत होती है। शायद कोई आपके पास आ जाए तो आप घुटने ठीक कर दो उसके, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली सर ओस्टियोआर्थराइटिस घुटने में जो होता है, ओस्टियोआर्थराइटिस अगर बहुत ही क्रोनिक स्टेज में आ गया है, जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया है। एक्चुअली क्या होता है कि ओस्टियोआर्थराइटिस में अगर पेशेंट ओबेज है, मोटा पेशेंट है, इसकी वेट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जॉइंट ज़्यादा डैमेज हो जाता है और टिबियोफिमोरल जॉइंट जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो उसके चलते जॉइंट में डैमेज अगर बढ़ जाता है तो वैसे केसेस में रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन अगर अगर केस जो है जॉइंट ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, स्टार्टिंग फेज में है, या आप ये कहें कि पार्शियल डैमेज हुआ है, उस केस में फिजियोथेरेपी अगर कराया जाए तो ओस्टियोआर्थराइटिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि ओस्टियोआर्थराइटिस को तो ठीक नहीं किया जा सकता है, बट कंट्रोल का मतलब क्या है, अगर आप एक्सरसाइज डेली करते हैं तो आपको पेन किलर टेबलेट लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ये इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट आप घुटने की एक्सरसाइज कर लें जी 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 तो आपको पेन के लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद से कुछ प्रिकॉशंस अपनाने पड़ते हैं। प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है, स्क्वेटिंग पोस्चर, जिसको उकड़ू बोलते हैं। उकड़ू पोस्चर में हमें नहीं बैठना चाहिए। जैसे बेसिकली जिसको ओस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने की प्रॉब्लम है, उसको उकड़ू नहीं बैठना चाहिए। वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना चाहिए। और अगर घर में कुछ काम भी करना है तो आप स्टूल पर बैठे काम करें। गार्डनिंग करनी है या महिलाओं को जैसे घर किचन में भी काम करना है तो और जमीन पे दरी पे नहीं बैठना। यस सर, नीचे नहीं बैठना है। आप टेबल चेयर पे काम करें। टेबल चेयर पे बैठ के टेबल पे आप सब्जी काटना, नॉर्मल जो भी काम करना है करें। घुटने के बल नहीं बैठना, पालथी पोस्चर अवॉइड करना है। और वज्रासन जो है, जिसको योगा में हम लोग करते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। इन सारे पोस्चर्स में क्या होता है, जॉइंट ज़्यादा डैमेज होने का चांस होता है। और घुटने वज्रासन नहीं करना चाहिए, एकदम अवॉइड करना चाहिए Avoid करना वज्रासन। चाहिए, यस सर। और घुटने की एक्सरसाइजेज में क्वाड्रिसेप्स मसल्स के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है। प्लस साइकिलिंग इज़ द बेस्ट फॉर ओस्टियोआर्थराइटिस नी। घुटने की प्रॉब्लम जिसको भी है उसको साइकिलिंग करना चाहिए। साइकिलिंग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बिकॉज साइकिलिंग माना जाता है कि नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज के फॉर्म में होता है। इसमें वेट नहीं होता, लेकिन स्ट्रेंथिंग घुटने की मसल्स हो जाती है। हाँ, तो वो और डैमेज नहीं होता घुटना। यस, और और strengthening मसल्स होती है। मजबूत भी होती जाती हैं। और जो स्टिफ हो गया वो ठीक होता जाता है। यस, और पेशेंट का पेन बहुत ही कम हो जाता है। पेशेंट बहुत कंफर्टेबल फील करता है। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उंगली के जो जितने ये जोड़ हैं इनमें भी कैल्शियम जमा होता रहता है, और ये भी इनको भी यूँ एक्सरसाइज करती रहनी चाहिए हमेशा। सारे जॉइंट्स की करनी चाहिए, हाथ की सारे जॉइंट्स की। बिल्कुल। हमें पर डे अगर हम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी। क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे भी जब हम रेस्ट तो रिक्वायर्ड है हर आदमी के लिए 6 से 8 घंटे। जहाँ भी जॉइंट है वहाँ थोड़ी एक्सरसाइज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करें, होल बॉडी की एक्सरसाइज है। और ज़्यादा नहीं, 10 मूवमेंट्स, 10 बार। जी। हर बॉडी के हर जॉइंट का 10 बार का मूवमेंट करते हैं आप 24 घंटे में, तो आपका जॉइंट मोबाइल रहेगा और आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, और पोस्चर प्रॉब्लम होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। डॉक्टर साहब ये जो गले का ये जो हड्डी पीछे की जिसका जिक्र शुरू में आपने किया था, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसकी वजह से चक्कर भी आते हैं, सर दर्द भी हो जाता है कई बार, और आदमी बेहाल हो जाता है। ये कैसे, एक तो वो लगा के रखते हैं बेल्ट सी, हाँ, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कॉलर, सॉफ्ट कॉलर यूज़ करते हैं। बेसिकली इसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जी। और इसमें जॉइंट में एक्चुअली इसका लक्षण तब पता चलता है जब आप जिसको भी हुआ है तो अगर नेक का मूवमेंट करता है तो कट सी एक आवाज़ आती है। जी हाँ जी हाँ। प्लस उसके साथ साथ क्या होता है कि जो नेक के मसल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रापेजियस मसल, साइड वाले मसल्स होते हैं, इस मसल्स में स्पाज्म होता है, मतलब पेन होता है, हार्डनेस महसूस होती है। और साथ ही साथ कभी अगर एक केस बहुत ही क्रोनिक हो गया, अगर तो जॉइंट स्पेस, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट स्पेस कम हो गया तो उसमें रेडिएटिंग पेन भी होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि हाथ में, बाजू में, कोहनी पे, नीचे फिंगर्स तक भी टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब झंझनाहट सी महसूस होती है, लगता है पिन चुभ रहा है, चींटियाँ चल रही, इस तरह का सेंसेशन होता है। और उसके साथ साथ कुछ पेशेंट को स्पिनिंग सेंसेशन, जिसको बोलते हैं चक्कर आता है। ये सब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ही लक्षण है। और इसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत ही कारगर योगदान है, रोल है इसके ट्रीटमेंट में। फिजिशियन ऑर्थोपेडिक्स सर्जन तो अपना ट्रीटमेंट देते ही हैं, उसके साथ साथ अगर फिजियोथेरेपी कराया जाए जी तो बहुत ही अर्ली रिलीफ मिलती है, और ये रिलीफ लॉन्ग लास्टिंग होती है। डॉक्टर बिकॉज साहब ये जो हमारी प्राचीन संस्कृति है और विभिन्न धर्म है, इसमें अरदास करने के लिए झुकना, घुटनों के बल बैठ के प्रणाम करना मूर्ति के आगे, पैदल चल के मंदिर जाना, एक लोटा चढ़ाना, और नमाज पढ़ना जिसमें यूँ से पूरा ही मूवमेंट गर्दन का हो जाता है, मैं समझता हूँ इनके भी एक साइंटिफिक रीजंस है सबके। है ही, ये बिल्कुल सारी एक्सरसाइज करा देते हैं शरीर की, जिनसे ये बीमारी ना हो। बिल्कुल सही बात है। ये जितने भी क्रियाएं हम करते हैं इसमें बॉडी का मूवमेंट होता है जी। और उससे क्या होता है कि हमारा जो जॉइंट है मोबाइल रहता है, मतलब गतिशील रहता है, और जकड़न नहीं होती है जॉइंट में। और आपको पता भी नहीं लगता आप एक्सरसाइज कर रहे हो। हाँ पता, आप आस्था, धार्मिक आस्था को निभा रहे होते हो। 5-10 मिनट करते हैं, चूंकि आप तो भगवान के प्रति, ऑलमाइटी के प्रति समर्पित हैं, तो एक तरह का आपको एक कामिंग इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं, शांति मिलती है। और साथ ही साथ एक्सरसाइजेज भी हो जाती है। तो जैसे हम लोग पूजा करते हैं पालथी लगा करके,
झुक करके, उसमें क्या होता है बैक मसल की स्ट्रेचिंग हो जाती है। नमाज पढ़ते हैं तो नेक का मूवमेंट होता है, हाँ। अरदास करते हैं हम लोग, तो इन सारे मूवमेंट, सारे पोस्टर्स ये भी शरीर के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट। हाँ बेनिफिट होता है। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, ये जो L4 L5 कुछ ये बहुत चर्चा सुनते हैं रीढ़ की हड्डी की, जहाँ जिससे मिलो वो कहे मेरे L4 L5 हो गया और फिर थेरेपी होती है उसकी, ये क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या अपन एड्रेस कर सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट? हाँ जी हाँ सर, L4 L5 बेसिकली क्या है, जो लंबर सेगमेंट होते हैं, L मतलब लंबर, हमारे स्पाइन्स जितने हैं वो एक पाइल फॉर्म है, एक के ऊपर एक के वजह से रीढ़ की हड्डी। यस सर, जितने हम जिसको बोलते हैं गर्दन वाला, सर्वाइकल से लेकर के कोकिक्स तक, पूंछ वाली स्पाइनल कॉर्ड। यस सर, स्पाइनल कॉर्ड उसके बीच में होता है, मतलब स्पाइन जो है एंड होती है कोकिक्स तक। जी जी। तो इसमें जो लंबर वाला पार्ट होता है उसको एल बोलते हैं। तो ये 5 उसके टोटल वर्टिब्रा, L1 L2 L3 L4 L5। लेकिन ऐसा माना जाता है कि L3 L4 सेगमेंट पे, L3 L4 और L5 S1 पे, इस सेगमेंट पे वियर एंड टियर, जैसे हम बैठते हैं तो इस तरफ आगे झुकते हैं, पीछे जाते हैं, तो उस सेगमेंट पे जो है कई बार स्पॉन्डिलाइटिस के चेंजेस ज़्यादा दिखे जाते हैं, या फिर डिस्क बल्जिंग का प्रॉब्लम होता है। कार में लंबी यात्राएं करें, बस में लंबी यात्रा करें, हाँ, तो वो जो लोअर लंबर स्पाइन वाला एरिया वो ज़्यादा प्रोन होता है वियर एंड टियर के लिए। और उसी के चलते क्या होता है कि स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें बोलते हैं स्पाइनल ओस्टियोफाइट्स बढ़ जाते हैं। जैसा देखा जाता है कि रीढ़ की हड्डी का एक्सरे लिया जाए तो न्यूक्लियर पार्ट निकला होता है साइड से, पीछे से, तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है वियर एंड टियर का। उसके साथ ही साथ अगर ये प्रॉब्लम और परसिस्ट करती है लंबे समय तक, तो डिस्क प्रोलैप्स होने का भी चांस होता है। अगर किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उसने वेट लिफ्टिंग कर ली या वेट कैरी कर ली, सडन कोई जर्क आ गया, तो वहाँ से डिस्क निकलने का चांस होता है। तो ये एरिया ज़्यादा प्रोन होता है पेन के लिए, डिस्क बल्जिंग के लिए, जिसको बोलते हैं स्लीप डिस्क। जी जी जी। तो आज हम बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी का क्या रोल है हमारी लाइफ में, क्यों वो रोल बढ़ता जा रहा है, कौन कौन सी बीमारियां हैं। बहुत सारी बातें रह गई अभी, लेकिन जो बहुत मुख्य बातें थी, स्पॉन्डिलाइटिस की, फ्रोजन शोल्डर की, टेनिस एल्बो की, घुटनों की समस्या की, उंगलियों के बीच कैल्शियम जम जाने की वजह से जो हम एक्सरसाइज करें तो बच सकते हैं, हमारी धार्मिक आस्था से बहुत सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं, बीमारियाँ। डॉक्टर साहब मधुसूदन तिवारी जी हमारे बीच आए, महात्मा गांधी मेडिकल फिजियोथेरेपी कॉलेज से, वहाँ के डीन हैं, प्रिंसिपल हैं और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने इतनी सारी जानकारी दी। फिर किसी दिन बैठेंगे और बहुत सी बातें जो छूट गई है और किस तरह इन चीज़ों से बचा जा सकता है और क्या क्या और हो सकता है फिजियोथेरेपी से, और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स के मैदान में, खेल के मैदान में रोज़ देखते हैं कि जर्क आ गया और हाँ उसमें अहम रोल है। क्रिकेट के खिलाड़ी नीचे लेट जाते हैं, वो कैच लेते रहते, हाँ वो इंजरी होती है और उसको करने उसको जी जी हाँ सब करते हैं, तो वो सब देखते हैं, उसके बारे में लोगों को बहुत एंग्जाइटी होगी। फिर किसी दिन हम इस पे मिलेंगे और बात करेंगे। आज बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिजियोथेरेपी पर इतनी सारी जानकारी देने के लिए, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।